जिस पैनल डिस्कशन की शुरुआत हो उससे पहले मैं मंच पर हर्षित सिंघानिया जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे यहाँ मंच पर आएं और हमारे पैनलिस्ट का पुष्पगुच्छ से वे स्वागत करें। मंच पर हमारे साथ में अलग अलग पैनलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर विवेक केशरवानी जी हैं, सुयश हॉस्पिटल के डायरेक्टर। नितिन गोयल जी हैं, डायरेक्टर सुयश हॉस्पिटल। डॉक्टर एचपी सिन्हा जी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, नारायणा हेल्थ रायपुर। डॉक्टर आशीष सिन्हा जी हैं, मेडिकल एचसीआई रायपुर डायरेक्टर। आप सभी का बहुत स्वागत है। पुष्पगुच्छ से सम्मानित हर्षित सिंघानिया जी की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। कई मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर बातचीत होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ और कैसे बदलाव आ रहे हैं और क्या कुछ परेशानियां हैं, इस मुद्दे को लेकर मुख्य रूप से आज यहाँ पर चर्चा होनी है। तो अलग अलग पैनलिस्ट हमारे साथ में मंच पर मौजूद हैं और कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। लाहौटी जी हमारे साथ में मौजूद है, एशियन न्यूज के ग्रुप एडिटर हैं। लाहौटी जी, आपसे आग्रह किया आप एक एक करके सभी यहाँ पर जो पैनलिस्ट हैं उनसे आप चर्चा करेंगे। धन्यवाद प्रथा। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो आज हमारे पास पैनल में मौजूद है हमारे साथ, वो सभी शहर के, बल्कि ये कहें प्रदेश के नामी गिरामी डॉक्टर्स हैं। और आज निश्चित रूप से इन लोगों के जो विचार सभी जो हमारे सामने जो मौजूद श्रोता हैं वो सुनेंगे तो काफ़ी लाभान्वित होंगे। सबसे पहले जो कॉन्क्लेव का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो सभी डॉक्टर्स जानते ही हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि सर्विस और इंडस्ट्री, खासकर जो अभी इससे पहले की पैनल्स में भी डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, विप्लव साहब ने, डॉक्टर साहब ने और बाकी सारे पैनलिस्ट ने जो चर्चा की थी, और बहुत ही गंभीर टाइप से जो चर्चा के जो सार एक समझ में आया था हम सब लोगों को कि वाकई में कितना बड़ा अंतर है सर्विस और इंडस्ट्री। दोनों को हम जब डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की सेवा से जोड़ के चलते हैं, अस्पताल से जोड़ के चलते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल जो हम कह सकते हैं छोटा अस्पताल और एक कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े अस्पताल से हम जब कंपेयर करते हैं तो काफ़ी अंतर भी पाते हैं। और सार हम सब लोगों ने यहाँ पे सुना भी था। उसी चीज़ से मैं एक बार फिर उसको आगे बढ़ाना चाहूँगा। डॉक्टर केसरवानी साहब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, नितिन गोयल साहब भी मौजूद है, बाकी सारे डॉक्टर्स भी हैं। तो मेरा सवाल यही होगा खासकर सबसे पहले कि जिस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर्स और जो हमारे समाज में जो मौजूद हैं छोटे अस्पताल, छोटे छोटे डॉक्टर्स जो कि गली मोहल्लों में मौजूद लोगों की सेवा करते हैं या उनका इलाज करते हैं, तो वो दोनों सेक्टर्स में हम क्या अंतर पाते हैं, किस तरह से हम खुद को वहाँ पे मौजूद पाते हैं। तो अब यही सब मतलब हम सुनना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब हंस भी रहे हैं कि किस तरह से इसका जवाब होगा। सबसे पहले तो एशियन न्यूज़ आपका, जय भाई का धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको इस कॉन्क्लेव में आमंत्रित किया एज ए पैनलिस्ट। लाहौटी जी, बेसिकली आपका एक सवाल है, ये बड़ा रेलेवेंट है एटलीस्ट हम लोगों के मामले में, क्योंकि हम लोगों ने बहुत स्क्रैच से शुरू किया है। 15 बिस्तर के अस्पताल से हमने शुरू किया था। पहले हमने जॉब किया एक हॉस्पिटल में, उसके बाद 15 बिस्तर के अस्पताल से हमने अपना करियर चालू किया, जिससे हमने 100 बिस्तर का बनाया, फिर अभी ये 250 बिस्तर का है। तो हमने बेसिकली मेडिकल प्रैक्टिस के सारे स्टेजेस देखे हुए हैं और उससे रिलेटेड जो प्लस पॉइंट हैं और जो माइनस पॉइंट्स हैं वो हमने फेस भी किए हुए हैं, फेस कर भी रहे हैं। तो मैं कुछ चीज़ें इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में, जो हम प्रोफेशन मानते हैं, लोग इसको बिजनेस मानते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हमारे देश में एक्चुअल में बहुत सारी ऐसी मिथ हैं जो हम जैसा चाहते हैं वैसा बना लेते हैं। हम जब चाहते हैं कि हमारे फेवर में हो तो हम उसको प्रोफेशन मान लेते हैं, हमारे फेवर में नहीं हो तो हम उसको बिजनेस मान लेते हैं। तो मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जब हमने छोटा नर्सिंग होम जब चालू किया था राजेश जी, तो उस समय लोगों की उम्मीदें हमसे छोटी ही रहती थी। वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज़ की उम्मीद नहीं करते थे। हम जैसे बड़े होते जाते हैं, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ते जाती हैं, वो हमसे एक्सपर्टाइज़ भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, फैसिलिटीज़ भी एक्सपेक्ट करते हैं। बट दिक्कत ये होती है कि वो हमको, जहाँ तक सवाल पेमेंट का है या रेन्यूमरेशन का है, वो हमको उस छोटे लेवल में ही काउंट करना शुरू करते हैं। ये तो तय बात है कि
आज की डेट में अगर आपको फैसिलिटीज़ अवेल करनी है तो आपको यू विल हैव टू पे फॉर इट। वो हर सेक्टर में लागू होता है, वैसे ही दिस इज़ ट्रू फॉर हेल्थ सेक्टर ऑल्सो। मैं कुछ एक बातें जो आपके इस मंच के माध्यम से जनता को भी और आपको ये बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटल का बिज़नेस बहुत कठिन बिज़नेस है, बहुत कठिन प्रोफेशन है। व्यवसाय बोलें या प्रोफेशन बोलें, दोनों ही कंडीशन में बड़ा कठिन है। अगर आप एक अस्पताल चला रहे हैं, बड़ा हो चाहे छोटा हो, मल्टी स्पेशलिटी हो या सिंगल स्पेशलिटी हो, ये डिफ़िकल्ट हर लेवल पे है। इस हिसाब से है कि अगर मैं परमिशंस, कंप्लायंसेस, लीगैलिटीज़ की बात करूं तो आप सभी को जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि करीब करीब 45 से 50 लीगैलिटीज़, परमिशंस और लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं नहीं समझता कि किसी भी और व्यवसाय में इतनी लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ती होगी या इतने लीगैलिटीज़ या फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी। दूसरा, आप ये पाएंगे कि इन जनरल जो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे पब्लिक हो, थोड़ा सा मीडिया का भी एक बायस्ड फीलिंग अस्पताल के प्रति रहती है कि भाई जो ये कर रहे हैं, ये जो अर्न कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई ग्रे जोन है या कुछ तो गलत हो रहा है। जो मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी ग्रुप, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो सिंगल स्पेशलिटी हो, चाहे मल्टी स्पेशलिटी हो, कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि हमारा जो वर्क है वो टोटल रेपुटेशन बेस्ड वर्क है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी एक कॉम्पिटेंट व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि उसकी रेपुटेशन खराब हो। तो ये एक जो प्रिजुडाइज्ड माइंड सेट होता है लोगों का कि प्राइवेट हॉस्पिटल में केवल पैसे के लिए ही काम किया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि भाई हर आदमी जो बिज़नेस करता है नेचुरली उसमें एक मनी बड़ा फैक्टर होता है, बट हमारा ही एकमात्र ऐसा वर्क है जहाँ पे अगेंस्ट द मनी व्हाट वी आर गिविंग, जो हम दे रहे हैं, इट मैटर्स ए लॉट। मैं बहुत बार ये अपने पेशेंट्स के रिलेटिव को बोलता हूँ, बताता हूँ, एग्जांपल साइट करता हूँ कि आप जो हमको दे के जाने वाले हैं वो हमको जीवन भर नहीं चलने वाला, लेकिन हम जो आपको देने वाले हैं वो आपको जीवन भर चलने वाला है। बिल्कुल सही है। तो जैसे क्या होता है, जैसे हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में टर्शरी केयर सेंटर में बैठे हुए हैं, हमने रियलाइज़ करना शुरू किया कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो मैक्सिमम पेशेंट्स प्राइमरीली नहीं आते। वो कि उसको पेट में दर्द हुआ तो वो उठ के हमारे पास में आ जाएगा, या बुखार हुआ तो हमारे पास, बिल्कुल नहीं। वो हमारे पास तब पहुंचता है जब वो कई जगह पे दिखा चुका होता है, कई जगह पे वो ट्रीटमेंट ले चुका होता है, कई जगह पे वो भर्ती हो चुका होता है, और जब चीज़ें कंट्रोल से बाहर होती हैं तब वो हमारे पास पहुँचता है। नेचुरली जब तक कि वो हमारे पास पहुँचता है तो वो दो चीज़ों से डेफिशिएंट हो जाता है, पैसे से भी और समय से भी। और हम लोगों के लिए उस पर्टिकुलर मोमेंट में चीज़ों को संभालना बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। हम अपने पेशेंट्स और पेशेंट्स के रिलेटिव को हमेशा ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बताते भी हैं कि वी आर प्लेइंग फ्रॉम द सेम टीम। आप और हम एक ही टीम से खेलने वाले हैं और हम दोनों का उद्देश्य एक ही है कि आपका पेशेंट ठीक हो। उस सर्कमस्टेंसेस में उनका भरोसा हम पे, उनका पेशेंस समय पे और उनका खर्चा अपने पेशेंट पे करना बहुत ज़रूरी रहता है। अनफॉर्चुनेटली यही सब चीज़ें जब छन के बाहर आती हैं तो ऐसा लगता है कि भाई फलां अस्पताल में गए, एक दिन में 1 लाख का बिल बन गया। उसके इन डेप्थ में कोई जाने की कोशिश नहीं करता कि भाई वो 1 लाख रुपए लग क्यों गए या उस 1 लाख रुपए से क्या हासिल हुआ। तो सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि और बल्कि अपील करना चाहूँगा, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, खासकर मीडिया को तो मैं अपील करना ही चाहूँगा, थोड़ा सा एक सिंपैथेटिक नज़रिया अस्पतालों के लिए, डॉक्टरों के लिए होना चाहिए, पब्लिक को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, मीडिया को भी। हमारी बातें बहुत बार आपने बहुत अच्छा मंच दिया है हमको आज ये अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए। थोड़ा सा सिंपैथेटिक एटीट्यूड अगर रहेगा तो मुझे लगता है, क्योंकि इन जनरल आप देखेंगे ना तो हम सभी का जो पर्पस है एज अ डॉक्टर ऑल्सो, एज अ ह्यूमन बींग ऑल्सो, और आपका भी कि भाई आपका पेशेंट ठीक होना चाहिए, उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, इतना। लेकिन आपको समझना होगा कि आज की डेट में चूंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ एडवांस भी हुई हैं, अवेलेबल भी हुई हैं, तो नेचुरली महंगी भी हुई हैं। आप खुद ही याद करो, जब हम छोटे थे, आप जब छोटे थे तो सिनेमा हॉल का टिकट 5 रुपये का बालकनी होता था। बिल्कुल सही। आज की डेट में 1000 की भी टिकट आती है, पॉपकॉर्न 200 रुपये का भी आता है। तो ये चीज़ें हुई हैं, तो वैसे ही हेल्थ फैसिलिटीज़ भी महंगी हुई हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से जवाब दिया है और जिस तरह से बताया है, उससे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि लोगों के मन में, खासकर जो मरीज के परिजन हैं और जो समाज हमारा है, उनके मन से ये भ्रांति दूर होना चाहिए कि डॉक्टर्स जो है वो वाकई में आखिरी उम्मीद है तो क्यों है।
ये समझना वाकई में सब लोगों को बेहद ज़रूरी है। प्रथा कुछ पूछना चाह रही है। जी, बहुत अच्छी बात हुई है और बहुत अच्छा विषय यहाँ पर इस पैनल डिस्कशन के माध्यम से उठा है। नितिन गोयल जी भी हमारे साथ में सुयश हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। नितिन जी, आपसे सवाल है कि क्या लगता है, क्योंकि निजी जो अस्पताल हैं वो लगातार बाध्य है अच्छी सेवाएं देने के लिए, जो कि लगातार काम इस पे हो भी रहे हैं। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब मरीजों का इलाज वहाँ पर होता है तो दवाइयों को लेने के लिए कहीं ना कहीं वो बाध्य होते हैं उसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल के क्लिनिक से, उसी मेडिकल से, सॉरी। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है और क्या लगता है ये कैसी स्थिति रहती है? क्या इसके लिए कोई और कदम नहीं उठाए जा सकते? सबसे पहले तो मैं एशियन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें यहाँ बुलाया। मेरे सीनियर्स को मैं प्रणाम करना चाहूँगा और सभी को अभिवादन। आपने ये जो प्रश्न उठाया है ये बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट में एक मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट जो होता है वो फार्मेसी का कॉस्ट होता है। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि मेनी टाइम्स अगर पेशेंट मेडिकल पेशेंट है, सर्जिकल पेशेंट में तो फार्मेसी का एक्सपेंडिचर कम रहता है, इन मेडिकल पेशेंट में मेनी टाइम्स 50 to 60% ऑफ द बिल जाता है। पहले ये ऐसी स्थिति थी कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम्स थे तो उन्हीं की फार्मेसी में मेडिसिन लेना एक प्रकार से अनिवार्य हो जाता था। और शायद मेरे ख्याल से ये भी था कि क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड है, वहाँ पर उसकी फैमिली है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो कंफर्टेबल भी हो जाता है। क्योंकि अगर पेशेंट एडमिट है उसको मेडिसिन हर कुछ घंटों में मेडिसिन देनी पड़ती है, तो प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो पेशेंट्स का बाहर जा कर के मेडिसिन को लेकर के आना, फिर पेशेंट को वहाँ पे हॉस्पिटल में उन मेडिसिन से ट्रीटमेंट करना एक प्रैक्टिकल वे में संभव नहीं हो पाता है। समय पे वो दवाइयाँ शायद ना मिल पाएँ। लेकिन जो आपका सवाल है कि उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसका रेगुलेशन निकाल दिया है और प्राइवेट हॉस्पिटल के सभी फार्मेसी में ये एक नोटिस लगाना अनिवार्य हो गया है कि यहाँ से दवाइयाँ खरीदना आवश्यक नहीं है, आप बाहर से भी दवाइयाँ ले सकते हो। तो सरकार ने इसके ऊपर ऑलरेडी कदम उठा लिया है और ये आप सभी निजी चिकित्सालय के फार्मेसी में आपको ये देखने को मिल जाएगा। सेकंड, इसके अंदर में ये भी है कि पहले ऐसा हो सकता है कि ऐसा होता हो कि फार्मेसी में आपको मेडिसिन वहीं से लेने के लिए कहा जाता हो, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द मल्टी स्पेशलिटी या नर्सिंग होम्स में जाएंगे तो अभी ऐसी बाध्यता किसी भी मरीज या उसके रिलेटिव को नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि कई बार बाध्यता भी हो जाती है, उन्हें बाध्य कर दिया जाता है कि उसी पर्टिकुलर मेडिकल से ही उन्हें दवाइयाँ लेनी होती है। तो कई बार कुछ चीज़ें और जो सिचुएशन है वो कुछ बदल जाती हैं। हमारे साथ में सिन्हा जी भी मौजूद हैं, न्यूरोलॉजिस्ट है नारायणा हेल्थ रायपुर से। डॉक्टर सिन्हा जी, आपसे एक सवाल है कि अभी वर्तमान के समय में अभी देखा जा रहा है कि जो न्यूरोलॉजिकल जो डिसीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, ऐसी चीज़ों की शिकायत लगातार लोगों को बढ़ती चली जा रही है। इसे आप अभी कैसे देखते हैं, क्यों ये बढ़ता चला जा रहा है? और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर जब मरीजों को तकलीफ होती है तो उनके लिए कितने ऑप्शन फिर अवेलेबल हैं इसके इलाज के लिए? न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ निश्चित रूप से बढ़ रही हैं, लेकिन उसके पीछे कारण मुझे लगता है कि अन्य बीमारियां जिम्मेदार हैं। जैसे कि डायबिटीज़ बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन का जो प्रॉब्लम है बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ में स्ट्रेस एक महत्वपूर्ण कारण है। जिन कारणों से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है उन्हीं कारणों से लगभग ब्रेन की बीमारियां भी बढ़ती चली जाती हैं। जैसे स्ट्रोक की समस्या है, वो बेसिकली अधिकतर पेशेंट्स में देखें अगर तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से होती है। और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन आपको पता ही है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारा देश ऐसे भी डायबिटीज़ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो निश्चित रूप से आप सही कह रही हैं, इसके पीछे कारण यही है। स्ट्रेस मोस्ट लाइकली मैं समझता हूँ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है जो सभी लोगों के बीच में हर फील्ड में कंपटीशन बढ़ गया है और बहुत जल्दी आगे बढ़ने की सबको जल्दबाजी बनी हुई है। सबके सब जल्दबाजी में है। इसकी वजह से एक तरीके का स्ट्रेस जो उनके भीतर जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। उसकी वजह से बीपी बढ़ता है, हाइपरटेंशन बढ़ता है और तरह तरह की बीमारियां बढ़ती हैं। बहुत बार की जब आप अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं हो पाते हैं तो एक गिल्ट पैदा होता है शरीर के अंदर में, तो उसकी वजह से जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस बॉडी के भीतर वो बढ़ने लगती हैं। तो अपने आप में ही वो उसकी इम्यूनिटी प्रभावित होने लगती है, जिसकी वजह से और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं।
बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के पीछे ये स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है। इस वजह से हम देखते हैं कि आजकल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, है ना। नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स में एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी बन गई है आजकल। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि न्यूरोलॉजिकल बीमारियां बढ़ रही हैं। मैं कहता हूँ सारी बीमारियां बढ़ रही हैं लगभग, ना केवल न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, और उसके पीछे यही सब कारण जिम्मेदार हैं। हमारे साथ में डॉक्टर आशीष कुमार सिन्हा जी भी मौजूद हैं, डायरेक्टर है मेडिकल सिकल सेल इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के। सिन्हा जी, आपसे एक सवाल है। सिकल सेल पीड़ितों के लिए लगातार अभी प्रयास हो रहे हैं, ये देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कई बेहतर और नेक पहल भी की जा रही है, आपके संस्थान में भी लगातार प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छी पहल झारखंड सरकार ने की है कि जो सिकल सेल जो पीड़ित हैं उन्हें 1000 रुपये बतौर प्रोत्साहन राशि उन्हें दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से, चूंकि हम छत्तीसगढ़ के लिए बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी पहल की जानी चाहिए, और क्या कुछ और कैसे प्रयास हो रहे हैं सिकल सेल पीड़ितों के लिए? सबसे पहले तो एशिया न्यूज़ 24 को मैं धन्यवाद दूंगा, और स्पेशली जय दुबे जी जो मैनेजर डायरेक्टर हैं इस न्यूज़ चैनल के। सिकल सेल जो बीमारी है ये अनुवांशिक बीमारी है, और इसके बारे में जो शुरुआत की है यहाँ इस बीमारी को जानने, समझने और इसके सारे चरित्र को जानने के लिए, उसके लिए डॉक्टर पात्रा सर यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो पितामह हैं, और उनके सामने मैं कुछ बोलूँ वो बहुत ही मेरे लिए गौरव का बात है, और कुछ अगर मैं बोल जाऊँगा सर करेक्ट करेंगे। जहाँ तक सिकल सेल के लिए बात है तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं, और सिकल सेल डिजीज़ के लिए जो प्रयास है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका चिन्हांकन, उसका आइडेंटिफिकेशन। अगर आप आइडेंटिफिकेशन यदि नहीं कर पाएंगे तो हम एक्चुअल बर्डन ऑफ डिजीज़ नहीं जान पाएंगे। उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है। पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग किट हमारे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बचाव, और जहाँ बचाव की बात आती है तो सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है हमारे हेल्थ मैन पावर तो काम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है जो बचाव के पक्ष को हमें बताएं कि किस तरह से हम इस जेनेटिक डिजीज़ से हम बच सकते हैं। जेनेटिक डिजीज़ से बचने का मतलब है कि हमें प्रचार प्रसार, हमारे क्षेत्र में करीब 10% लोगों में सिकल सेल जीन का प्रसार है। चूंकि ये जेनेटिक डिजीज है, ये माता पिता से उनके बच्चों में ट्रांसमिट होता है। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ना कोई इन्फेक्शन है। ये केवल माता पिता से उसके बच्चों में ये ट्रांसमिट होगा। तो बचाव के लिए हमें क्लोज मैरिजेस जो बोलते हैं कि जो ट्रेट हैं, जो वाहक हैं, उन लोगों को शादी करने से बचना चाहिए। शादी से पहले उनका जांच होना चाहिए कि भाई वो वाहक हैं, उनको समझाइश देनी चाहिए, उनको काउंसलिंग की आवश्यकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूबॉर्न सिकल सेल डायग्नोसिस, एंटीनेटल डायग्नोसिस बोलते हैं। हमारे पास ऐसे सुविधाएं हैं जिससे हम पेट में पल रहे बच्चे का भी सिकल सेल स्टेटस जान सकते हैं। आज ये तकनीक है, लेकिन कोई इस पे बात नहीं करता है। तो व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से जो मीडिया चैनल्स है इसको पब्लिश करें, इसको प्रमोट करें, लगातार आप लोग टॉक करें, हम भी कर रहे हैं, अपने लेवल से प्रयास करें, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो वो है एस्पेक्ट है वो है इलाज का। तो आज की डेट में इलाज के लिए एक ही दवा है, हाइड्रोक्सी यूरिया। पूरे वर्ल्ड में ये दवा केवल डिजीज से छुटकारा नहीं देती, ये डिजीज के जो लक्षण है उसको कम कर देता है, पूरी तरीके से आपको निजात नहीं देगी। दूसरी बात, अभी 2-3 दिन पहले मैं दिल्ली के प्रयास में था, दिल्ली प्रवास में था, तो वहां पर ये पता कि सीडेस्को ने, जो ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी इंडिया की, उसने अभी लिक्विड हाइड्रोक्सी यूरिया को परमिशन दे दिया है। अब ये गवर्नमेंट को चाहिए, हम जैसे गवर्नमेंट में है
तो गवर्नमेंट को इसको तुरंत अडॉप्ट करना चाहिए कि भाई हमारे छोटे बच्चे हैं उनको भी हम पुड़िया बना के देते हैं कि आधी पुड़िया, 1/3 पुड़िया या इस तरह से खाना है। हमारे पास लिक्विड मीन्स सिरप, हमारे जितने भी बच्चे आते हैं, हमारे ओपीडी में जितने बच्चे आते हैं, जहां पर भी रजिस्टर्ड हैं, सारे के सारे 60 to 70% हमारे बच्चे हैं, बच्चे ही पेशेंट रहते हैं। अगर हम उनको लिक्विड हाइड्रोक्सी यूरिया मीन्स सिरप जो होगा वो जल्दी से जल्दी हमको उपलब्ध होगा तो हम उसको जल्दी से प्रोक्योर कर पाएंगे और हम बच्चों को दे पाएंगे। इलाज में एक और इम्पॉर्टेंट चीज होता है कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको फेफड़े का संक्रमण बहुत जल्दी होता है। तो फेफड़े के संक्रमण के लिए हम लोग निमोकोकल वैक्सीन का यूज करते हैं। वो 2 तरह के होते हैं, पॉलीसेक्राइड वैक्सीन और पॉलीवेलेंट वैक्सीन। सारी की सारी वैक्सीन है, सारा कुछ है, लेकिन मैं सभी लोग से अभी डॉक्टर फैटर्निटी यहाँ पर है, उनसे भी अनुरोध करता हूँ इसका उपयोग किया जाए। चौथा मुद्दा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, जिसको हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेडिकल टूरिज्म आज की डेट में है। हमारे जो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं देश के बाहर जा रहे हैं और कर रहे हैं, और हमारी देश की जनता है, हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, वो इस इलाज से महरूम है क्योंकि इलाज इतना महंगा है। गवर्नमेंट ये पॉलिसी बननी चाहिए और हमारी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बोला कि झारखंड में एक स्कीम है मॉनिटरी बेनिफिट। ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ओपिनियन है, कोई इस पे एग्री करे चाहे ना करे। मरीज को मॉनिटरी बेनिफिट देना बिल्कुल भी न्याय संगत, तर्क संगत नहीं है। कोई भी जगह पे पैसा देके मरीज को गुमराह करना, उसके माइंड को डाइवर्ट करना, दैट इज नॉट माय ओपिनियन। आप देखिए टीवी प्रोग्राम में क्या हुआ, पहले उसको पैकेट दिया, फेल हो गया, मॉनिटरी बेनिफिट दिया, उसमें सब चीज होने लग गया। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूं, लेकिन इन चीजों को इस फोरम से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट हूं। आप इलाज का दायरा बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि इससे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे इससे निजात पा सकते हैं, क्या क्या नई फैसिलिटीज आ रही हैं, किस तरह की नई चीजें आ रही हैं, हमको पता है। मैं आज इस फोरम से बोल रहा हूं, लिक्विड हाइड्रोक्सी यूरिया आ चुकी है। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से जो भी इस चैनल को देख रहा है तुरंत बोले कि सिडेस्को से मंगवाएं, सिडेस्को से अप्रूवल मंगवाएं, यहां पर तुरंत प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया शुरू करवाई जाए। ये होता है काम। ये नहीं कि 1000 रुपए ले ले भैया, तू जाके वहां से खरीद ले, वहां दिल्ली से मंगवा ले, हम ट्रेन से तरह से मंगवा देंगे। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको यदि स्टेट स्पेसिफिक कुछ काम करना है, स्टेट ऑफिशियल्स हो जो भी है, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मॉनिटरी बेनिफिट ठीक है, जो हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है उनको आप मॉनिटरी बेनिफिट दीजिए। आंगनवाड़ी सहायिका है, मितानिन्स है, रियली दे आर वर्किंग फॉर अस, वी आर अप्रिशिएटिंग दिस। सर बैठे हैं आलोक शुक्ला सर, इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, मितानिन का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही स्टार्ट कराया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन का मैं स्टूडेंट रहा हूं, तो सर का मैं हर काम को बहुत बारीकी से एनालिसिस करता था। तो वो तो मैं व्यक्तिगत राय से बोलता हूं, ये ठीक नहीं है। बट जो मैंने 4 सुझाव दिए हैं, मैंने ऊपर भी इस चीज़ों को कम्युनिकेट किया है और हमेशा करता रहूँगा। और सिकल सेल के बारे में डॉक्टर पात्रा जो पितामह है, मैं सैल्यूट करता हूँ। सर ने आप बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया यहाँ पर और आज इस मुकाम पे हम पहुँचे हैं कि हम इस बीमारी के सभी एस्पेक्ट को कवर करने की गवर्नमेंट सेक्टर से कोशिश कर रहे हैं। सर नमस्ते सर, मैं कोई अपना साहू काश फाउंडेशन से काजल सचदेव हूँ। और सर मेरे बच्चे को खुद थैलेसीमिया है और मैं 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, सिकलिंग और थैलेसीमिया बच्चों के लिए। मैं आपके पास आई भी हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप बोल रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा करे, वाकई मैं मानती हूँ इस फील्ड में सरकार ने काफ़ी काम किया है और निरंतर हम भी कई बार कैंप के लिए आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमें भी सिकलिंग बच्चों के लिए कैंप मिल जाता है। तो सर एक समस्या थी हमारे साथ, जैसे इन बच्चों को थैलेसीमिया सिकलिंग जो बच्चे होते हैं उनकी मदर्स अगर दोबारा प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको CVS टेस्ट कराना पड़ता है, क्रोनिक वायल सैंपलिंग कराना पड़ता है। तो सर यहाँ पर वो टेस्ट उस बच्चे आगे ऐसे बच्चे ना पैदा हों, इस जनसंख्या को स्टॉपेज करने के लिए सर क्या है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे पास कुछ समय से ऐसे बच्चे निरंतर आ रहे हैं
कि प्रेग्नेंट हैं और उनको 17,000 खर्चा करके ये करना पड़ेगा, तो उनके पास 17,000 नहीं होते हैं तो वो दोबारा तिबारा ऐसे बच्चे पैदा करते जाते हैं। तो सरकारी तरफ से क्या है, कौन सा स्थान है जहां हम बच्चों को भेज सकते हैं? ये जो आप न्यूबॉर्न एंटीनेटल डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, जी, इस आपने मुद्दे बहुत ही पे सही हम मुद्दा आपकी उठाया है। प्रतिक्रिया लेंगे। पात्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो सर। पहले उनसे सुन लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि जो प्रीनेटल डायग्नोसिस है, मैडम के जो कंसर्न है बिल्कुल वो उनके इमोशनल कंसर्न है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल हर्डल्स है, क्योंकि उसके करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ रायपुर मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, फैसिलिटीज उपलब्ध है, लेकिन उसके जो डाटा एनालिसिस है इट नीड्स ए वेरी हाईली स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज। तो वो हम लोग, ये भारत सरकार भी इसमें सहमत है, जितने भी एक्सपर्ट उनके बोल रहे हैं, तो एक दो जगह में कंसंट्रेट किया जाए सो दैट डाटा गलत ना हो। देखिए जैसे जुडिशरी में है ना, कोई सही लोग पनिश ना हो जाए, उसी टाइप का हमारी जो बच्चे है, क्योंकि ये मेंडेलियन रिसेसिव डिजॉर्डर्स है, दोनों जीन सब बच्चे में आ जाता है ना, तभी होमोजाइगस होता है, थैलेसीमिया हो चाहे सिकल सेल हो। किंतु एक मानो ट्रेड को हम होमोजाइगस कर दिए तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है पेरेंट्स के लिए। कोई भी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे सबसे प्रेशियस होता है। सो डायग्नोसिस जो इंटरप्रिटेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए बहुत जगह में हम लोग उसको डिस्करेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी ये चीज़ें रियलाइज की, क्योंकि गलत ना, और बहुत ईजी है ये, पुल होके सबसे यहीं से रायपुर में हमारा कलेक्शन होके सैंपल चला जाता है, वो करके भेज देता है। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें तो ये पेन लेना पड़ेगा मैडम, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसको इतना इमोशनली नहीं, इसके फटाफट उसको डायग्नोसिस कर दें। जी डॉक्टर सिन्हा जी, आप कह अच्छा, रहे थे। निश्चित रूप से एक बात तो समझ में आती है कि अभी तक जो पैनल डिस्कशन में अब तक जो चीज़ें आई है, सरकारी योजनाएं जो कि अभी चल रही है या जो पहले से भी चली आ रही है और नई जो बनने वाली भी है खासकर, तो अभी जो चल रही है, पर उसकी बात करें, पात्रा साहब ने बताया, सिन्हा साहब ने बताया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जानकारी अभी भी हम जब बात करें तो प्रबुद्ध लोगों तक नहीं है, तो फिर निचले लेवल तक बड़ी मुश्किल से इन्हीं सरकारी योजनाओं को लेकर जब हम बात करें कि सरकार की जो ये योजनाएं चल रही हैं, इनमें आज भी जो निजी अस्पताल हैं वो सही ढंग से पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं, या तो उनके सामने बहुत सारे हर्डल्स हैं या फिर कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसके कारण वो आ नहीं पाते हैं। डॉक्टर विवेक केसरवानी जी से मैं यही पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से वो सरकारी योजनाओं में निजी अस्पतालों की भूमिकाओं को आगे बढ़ा सकते हैं या बढ़वा सकते हैं, या वो आगे आ सकते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर सभी प्रतिबद्ध हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतरी के लिए, और लगातार कदम इसके लिए व्यापक रूप से सकारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं, और यही वजह है कि एक व्यापक परिणाम और अच्छा असर इसका देखने को भी मिल रहा है। बहुत विस्तृत रूप से और बहुत गहरी बातचीत यहाँ पर हुई है, कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर बतौर पैनलिस्ट हमारे साथ में जो मेहमान यहाँ पर मंच पर मौजूद रहे, इन्होंने अपनी राय दी है। न्यूरोलॉजी इश्यूज कैसे बढ़ते जा रहे हैं, लोग इसकी जद में कैसे आते जा रहे हैं, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ और कैसे कदम इसके लिए उठाए जा रहे हैं, सिकल सेल पीड़ितों के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ भावी योजनाएं हैं, इसको लेकर भी हमने यहाँ पर चर्चा की है। साथ ही साथ में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बीच में कितनी गहरी खाई है और कैसे मिलजुल कर काम किया जा रहा है, इसे दूर कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर भी विस्तृत रूप से और व्यापक चर्चा आज हमारे इस कार्यक्रम के दूसरे पैनल के माध्यम से बतौर पैनलिस्ट जो हमारे साथ में मेहमान मौजूद थे, इनके बीच में हमने की है। बहुत शुक्रिया आप सभी का बतौर पैनलिस्ट हमारे साथ में इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कड़ी में जुड़ने के लिए। और इसी बीच अब स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं एक एक करके आप सभी से आग्रह करना चाहूंगी। मनोज, यहाँ पर राजेश लावटी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। लावटी जी से आग्रह कि वे एक एक करके हमारे जो पैनलिस्ट हैं मंच पर यहाँ पर जो मौजूद रहे, चूंकि ये पल हमेशा के लिए जहन पर कैद रहे, इसलिए एक स्मृति चिन्ह ससम्मान यहाँ पर प्रदत्त किया जा रहा है। अलग अलग मेहमान हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद रहे, जिनसे विस्तृत रूप से और कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। डॉक्टर विवेक केशरवानी जी हमारे साथ में मंच पर मौजूद रहे, डायरेक्टर हैं सुयश हॉस्पिटल के। नितिन गोयल जी जो कि हैं सुयश हॉस्पिटल के डायरेक्टर। डॉक्टर विवेक केशरवानी सुयश हॉस्पिटल से हमारे साथ में मौजूद रहे। डॉक्टर HP सिन्हा जी न्यूरोलॉजिस्ट है, नारायणा हेल्थ रायपुर।
साथ ही साथ डॉक्टर आशीष सिन्हा जी जो कि मेडिकल SCI रायपुर के डायरेक्टर हैं, इनसे भी कई मुद्दों को लेकर विस्तृत रूप से और व्यापक चर्चा यहाँ पर हुई है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और साथ ही बतौर पैनलिस्ट इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।